Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to another video. And in today's video, we are going to discuss about serum urea or blood urea test. That is very important marker in the renal function test. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीरम यूरिया के ऊपर बात करेंगे। ये रीनल फंक्शन टेस्ट का जो किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। तो इसको हम तफसील में देखेंगे। इसकी आरएफटी की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है साथ-साथ, तो जो बंदे बाद में वीडियो देख रहे हैं वो सारी प्लेलिस्ट को लाज़मी तौर पर देखें। उसमें हम हर एंगल पे इंशाल्लाह बात करेंगे हर टेस्ट की। जिस तरह से अभी हम अभी इसको कैरी ऑन करते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए बगैर किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूरिया बेसिकली क्या है? ये आपका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसका एंड प्रोडक्ट है। ठीक है? यानी जो भी आप डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं मोस्टली, तो वो प्रोटीन डाइट जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद, बॉडी की यूटिलाइज़ेशन के बाद, उसमें जो कोई आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, बचता है, उस उसमें से एक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका क्या होता है? मोस्टली यूरिया होता है। ठीक है? अब जो यूरिया होता है आपका ये बॉडी से एलिमिनेट करवाना होता है आपने। ठीक है? आपको पता है कि हमने पहले बात की यूरिया कैसे बनता है। पूरा पाथवे लेक्चर पड़ा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर। रीनल फंक्शन टेस्ट की आरएफटी की प्लेलिस्ट में मैंने बताया है कि बॉडी में यूरिया का पाथवे क्या है, वो आपने लाज़मी देखना है। पहली 3 वीडियोज़ मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपको बेसिक की समझ आए। जब आपको बेसिक की समझ आएगी ना तो फिर आपको डायग्नोसिस करना उस चीज़ को आसान हो जाता है। ठीक है? वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आने लगती हैं। तो यूरिया जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और ये आपको पता है कि बनता है कहाँ पे? लीवर के अंदर यूरिया साइकिल के थ्रू। ठीक है? अच्छा, ये होता क्या है कि ये आपका लीवर में जो है वो होने के बाद, बनने के बाद इसको जब ब्लड में डाला जाता है तो ये ब्लड के साथ-साथ मूव करता है और अब इसने बाहर निकलना होता है। ठीक है? तो यूरिन के थ्रू इसको आपने आउट करना होता है। अब इसको आउट करने के लिए आप किडनी के पास जाते हो, वहाँ पे किडनी इसको जो है वो क्या करती है? एक्सक्रीट करती है। अब अगर किडनी में किसी भी तरह का मसला आता है, डिफेक्ट आता है, तो फिर वहाँ पे ये एक्सक्रीट नहीं होता, यानी यूरिन का पार्ट नहीं बनता, ब्लड से फ़िल्टर नहीं हो पाता, ठीक है? ब्लड से अलग होके यूरिन का हिस्सा नहीं बनता, ठीक है? उसको क्रॉस नहीं करता, जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से क्रॉस करके जो है वो नीचे ये नहीं आता, पीसीटी, डीसीटी आगे यूरिन के फॉर्मेशन में प्रॉपर पार्ट नहीं बनता, तो जिसकी वजह से ये ब्लड में पड़ने लग जाता है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है जब वो किडनी में नहीं आएगा तो वो ब्लड में आहिस्ता-आहिस्ता सारा इकट्ठा होने लगेगा और उसकी तादाद बढ़ने लगेगी, उसकी मिकदार बढ़ने लगेगी ब्लड में, ठीक है? तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है अगर किसी का यूरिया ज़्यादा हो, तो आइडिया होता है कि किडनी उसको सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो ब्लड में बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो इसी वजह से इसको रीनल फंक्शन टेस्ट का एक इम्पोर्टेंट मार्कर समझा जाता है, कंसीडर किया जा रहा होता है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ आया होगा। सो लेट्स read it ke what is urea. Urea is a major waste product of protein metabolism that is formed in the liver via urea cycle and excreted by the kidney. ठीक है, वही चीज़ उसने बताई कि लिवर में बनता है और किडनी से इसको निकाल दिया जाता है। यूरिया इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रीनल फंक्शन टेस्ट का एक इम्पोर्टेंट मार्कर कंसीडर होता है कि किडनी को हेल्थ को चेक करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टूल है, एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं इसकी फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, हम जस्ट यहाँ पे रीड करेंगे कि प्रोटीन जो है उससे आपको पता है अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड से आपकी उसकी डीएमाइनेशन होती है, उससे बनता है अमोनिया। अब यहीं पे हम रुक जाते हैं और मैं आपको थोड़ी स्टोरी समझाता हूँ। इतनी डिटेल में बेसिकली आरएफटी जो है वो नहीं पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि हम इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखने की रीजनिंग बेस हम इसको चेक करेंगे। देखिए, अमोनिया बनता है इससे, प्रोटीन्स के आप कह लें कि मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बन रहा है, अमोनिया से आगे यूरिया भी बनना है। अब अमोनिया जो है उसने लिखा हुआ है यहाँ पे टॉक्सिक है, तो हम इसको लीवर के अंदर यूरिया में चेंज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये सवाल होना चाहिए कि हमारी बॉडी बजाय इसके कि उसको यूरिया में क्यों चेंज कर रही है? एक तो वो टॉक्सिक है, तो उसको अमोनिया की फॉर्म में निकल जाना चाहिए। तो बात ये है कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर ऑर्गेनिज़म की। जैसे कुछ जो हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं, कुछ अमोनियोटैलिक होते हैं और कुछ यूरिकोटैलिक होते हैं।
तो यानी कुछ लोग जो अपने वेस्ट में यूरिक एसिड निकाल रहे होते हैं, कुछ जानदार जो हैं वो अमोनिया निकाल रहे होते हैं और कुछ जानदार यूरिया निकाल रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट पे। ठीक है? जो जो उनसे जानदार जो हैं उनकी आप कह लें कि उनको वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जो पानी में रहते हैं उनको क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत है। तो इस वजह से वो क्या कर सकते हैं कि अमोनिया निकाल सकते हैं। तो याद रखें, आपने एफएससी में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो अमोनिया है उसको एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से वाटर की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टॉक्सिक है। वही बात है कि टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि उसको निकालने की टॉक्सिसिटी की वजह से उसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की डिमांड ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी उतनी ज़्यादा डिमांड वाटर की मीट नहीं करता। ह्यूमन बॉडी एक दरमियाने लेवल की डिमांड रखता है वाटर की अपने अंदर। इस वजह से, क्योंकि हम दरमियाने एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है? तो ना बहुत ज़्यादा पानी में, ना बहुत ज़्यादा खुश्की में। तो इसीलिए हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जो बहुत ज़्यादा खुश्की वाले जानदार होते हैं वो क्या काम करते हैं, मोस्टली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। जिस तरह मछलियाँ वगैरह हैं उनका अमोनिया की एक्सक्रीशन होती है। इस वजह से हम लोग उस अमोनिया को यूरिया में चेंज करते हैं और फिर उस यूरिया को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। ठीक है? ये चीज़ें उसने लिखी है कि प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी अमाइनो एसिड्स में। ठीक है? उसके बाद वो जो है उसकी लिवर में कन्वर्जन होगी अमोनिया में, किडनी उसको एक्सक्रीट करेगा। ठीक है? ये उसकी प्रॉपर प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि यूरिया जो है वो किस वजह से बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता है। ठीक है? यूरिया जो होता है बेसिकली, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि इसकी कोर कॉन्सेप्ट को समझें कि जब किडनी आपका काम नहीं करेगा तो ये यूरिया बढ़ने लगेगा। अभी हम इसमें मज़ीद आगे बात करेंगे कि यार जो लोग जिम करते हैं या कोई एथलीट्स होते हैं, उनमें कैसे आरएफटी बिहेव करता है, क्योंकि उनका सिनेरियो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, तो उसके लिए बने रहें। इस एंगल पे वीडियोज़ जो हैं वो उर्दू में मौजूद नहीं है, तो हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे कि हम एथलीट्स के एंगल से भी आरएफटी को कवर करें। तो यूरिया, जैसे मैंने कहा कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको किडनी से निकल जाना चाहिए यूरिन का हिस्सा बन के। ठीक है? और अगर ये नहीं निकल पा रहा तो ऑटोमेटिकली ये ब्लड में बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले हम रीनल कॉजेज़ जानते हैं कि देखिए, अगर यूरिया बढ़ता है तो उसकी वजह या तो किडनी इटसेल्फ होगी या किडनी वजह नहीं है। ठीक है? प्री रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं, मतलब किडनी से पहले कोई इश्यू है, यानी किडनी से आगे मसला नहीं है और कोई बॉडी का मसला हो सकता है, उस केस में आप प्री रीनल उसको कंसीडर करते हैं। पोस्ट रीनल कहते हैं कि किडनी के आगे जितना भी एरिया है, ठीक है, वो अगर इन्वॉल्व है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर्स हैं, ठीक है, यूरेथ्रा है, ये क्या है, पोस्ट रीनल है। तो अगर ये रीज़न है, पोस्ट रीनल रीज़न है, तो उसकी अलग कॉजेज़ होते हैं, रीनल के अलग होते हैं, ठीक है, और प्री रीनल के अलग कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं रीनल के ऊपर बात करता हूँ कि किडनी का इटसेल्फ जो इम्पोर्टेंट बात है कि मोस्टली क्या होता है, कुछ लोगों में किडनी एक्यूट किडनी इंजरी होती है, एक या AKI जो है वो हो जाती है, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है, या ग्लोमेरुलस जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है? ये सारे सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिनमें कहीं ना कहीं किडनी इटसेल्फ खराब हो रही है। उसकी वजह से आपको पता है कि वो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। जब एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा नीचे रीनल ट्यूब्यूल्स की जानिब, तो वो ब्लड में बढ़ता जाएगा। ठीक है? अब आते हैं प्री रीनल काज, बल्कि पहले पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? रीनल हो गया, इसके आगे अब आगे स्टोन्स हो सकती हैं, हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में किसी तरह के स्टोन हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, या प्रोस्टेट जो है उसकी इनलार्जमेंट हो जाए। तो ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं कि यूरिया को एक्सक्रीट नहीं होने देते। अब वो यूरिया जब नहीं निकलता बाहर, तो वो यूरिया आपका क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैक फ्लश और वो ब्लड में बढ़ने लग जाता है। ठीक है? ये पोस्ट रीनल इसकी वजह आ गई। प्री रीनल क्या होती है कि भई ना किडनी का मसला है, ना किडनी से आगे वाले रूट का मसला है। यहाँ पे मसला आता है कोई और, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से। जो लोग पानी कम पीते हैं, तो वो एक कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट की वजह से उनका यूरिया ज़्यादा आ जाता है। ठीक है जी? इसी तरह से जो लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो लोग गेम करते हैं, जिम करते हैं, या जो लोग एथलीट्स होते हैं, वो मोस्टली प्रोटीन डाइट की कंज़प्शन ज़्यादा करते हैं अपना मस्कुलर मास गेन करने के लिए। ठीक है? तो वो हाई प्रोटीन डाइट जो है उसकी वजह से, जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाएँगे तो उसकी ऑटोमेटिकली कन्वर्जन भी ज़्यादा होगी। एक नॉर्मल बंदे की जो रेंज है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा इतनी प्रोटीन नहीं खाता, मोस्टली कार्ब्स के ऊपर लोग होते हैं। ठीक है? ज़्यादा कार्ब्स कंज़्यूम हो रहा होता है हमारी सोसाइटी में, अगर हम देखें आस-पास, ख़ास तौर पे एशिया स्पेसिफ़िक अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मोस्टली कार्ब्स को कंज़्यूम किया जा रहा होता है। ठीक है? वैसे भी वर्ल्ड वाइड ज़्यादा लोग कार्ब की तरफ ही जाते हैं। ठीक है?
प्रोटीन डाइट कम ले रहे होते हैं। अब जिसने अपना मसल मास गेन करना होता है वो प्रोटीन डाइट की तरफ जा रहा होता है। अब वो जब प्रोटीन डाइट की तरफ जाता है तो उसने जब कंजप्शन ज़्यादा करनी है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, उसकी कन्वर्जन भी ज़्यादा ही होनी है। यानी वो उतना ही ज़्यादा प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स वो बनेंगे टूट के, उतने ही ज़्यादा उससे लीवर के अंदर आप कह लें कि अमोनिया, और उससे उतना ही ज़्यादा यूरिया बनेगा। तो नॉर्मल रेंज से उनका ज़्यादा ही आएगा। तो उनको हो सकता है मसला ना हो। ठीक है? यानी उनकी किडनी में मसला नहीं है, उनकी कंज़प्शन ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं। अब ये एक अलग डिबेट है, हम इस पे एक अलग प्रॉपर वीडियो करेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म अगर आप इसी तरह प्रोटीन कंज़प्शन ज़्यादा करें और आपकी बॉडी में इसकी वैल्यू एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहे, तो क्या आपकी बॉडी उसको किस तरह से बिहेव करती है? क्या वो आपको नुकसान दे सकती है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इस पे रिसर्चेज़ क्या कहती हैं, उस पे हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? तो ये वो एक चार्ट है कि जिस पे हमने बात की है अभी कि किस वजह से आपकी यूरिया जो है वो बॉडी में ज़्यादा होती है, दैट इज़ रीनल काज, कि किडनी के अंदर कोई मसला है, प्री रीनल काज कि उससे पहले कोई इशू है डिहाइड्रेशन वगैरह, ठीक है, या प्रोटीन डाइट वगैरह, और पोस्ट में मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई है जिसकी वजह से वो यूरिया वापस जा रहा है और जाके ब्लड में इंक्रीज होता जा रहा है। तो यूरिया की नॉर्मल वैल्यूज़ पे बात कर लेते हैं। यूरिया जो है वो मुख्तलिफ़ लैब्स में इसकी मुख्तलिफ़ रेंजेस होती हैं। मोस्टली जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लैब्स में इसकी एक अगर हम रेंज बनाएँ तो 10 से लेके 50 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक जो है वो यूरिया की वैल्यू होती है, ठीक है? यूरिया जो है वो 10 से लेके 50 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट हो सकता है। ठीक है जी? इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ मज़ीद जो है वो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि यूरिया कम क्यों होता है, ठीक है? जैसे इंक्रीज़ है के रीज़न्स हैं, उसी तरह डिक्रीज़ के रीज़न्स हैं कि सबसे पहले है सीवियर लीवर डिज़ीज़। अब सीवियर लीवर डिज़ीज़ से क्या मुराद है? अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल सिरोसिस है, ठीक है? लिवर सिरोसिस है, उसका लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो ज़ाहिर है उसकी जब बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन, उसके लीवर में जो प्रोडक्शन होनी थी यूरिया की अमोनिया से, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि लीवर अपना फ़ंक्शन लॉस कर चुका होगा सिरोसिस के केस में, या सीवियर कोई भी लीवर डिज़ीज़ होगी। तो उस वजह से वो उसकी कन्वर्जेंस जो है वो कम होगी और यूरिया के जो लेवल्स हैं वो बॉडी में कम दिखेंगे, ठीक है? दूसरी रीज़न हो सकती है प्रोटीन डाइट का कम लेना। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटीन डाइट उनकी होती नहीं है, बहुत ही कम होती है, ठीक है? या उनको कोई डिफेक्ट हो सकता है प्रोटीन अब्ज़ॉर्प्शन का, ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो इसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिया जो है वो कम हो सकता है, ठीक है? इसी तरीके से गेस्टेशंस के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर यूरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और ओवर हाइड्रेशन के केस में भी जो है वो यूरिया लेवल डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, जिसको हम लोग बात करते हैं कि जब आपकी जो बॉडी है, मैं इसको अगर समझाता हूँ यहाँ पे आपको, कि ये अगर आपके पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल है, ट्यूब है, ठीक है? जिसके अंदर एक ख़ास आपने बात की है कि यूरिया के लेवल्स हमने देखने, ठीक है? यहाँ पे आपके क्या प्रेज़ेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसीज़ प्रेज़ेंट है, ठीक है? क्लॉट वाइल आपके पास, ठीक है? और ऊपर आपके पास जो है वो क्या मौजूद है, सीरम, ठीक है? उस सीरम में आपके पास है यूरिया, ठीक है? अब अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन करेगा तो हाइड्रेशन की वजह से उस एरिया के अंदर ये जो यूरिया है उसकी जो कंसंट्रेशंस होंगी वो क्या होनी शुरू हो जाएंगी, डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? अब वो जो जो सीरम के अंदर उसकी कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट होगी, और डाइल्यूशन की वजह से उसके अंदर आप ये देखेंगे कि यूरिया कम होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाइल्यूशन क्या होती है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने आपके लिए डायग्राम एक ड्रा की है। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है और इसके अंदर यूरिया जो है वो उसकी कंसंट्रेशन है 18, ठीक है? यूरिया कितना है, 18 प्रेजेंट है, ठीक है? 18 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है? अब होगा क्या कि अगर इसकी डाइल्यूशन हो जाती है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन करते हैं, चलो अच्छा, अगर ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक नॉर्मल सिनेरियो है, इसकी 18 मिकदार है, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, इसके अंदर जब आप मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी नॉर्मल, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि अगर एक बंदा जो है ओवर हाइड्रेशन करेगा तो उससे क्या नुकसान पड़ेगा। अच्छा, जब ओवर हाइड्रेशन होगी ना तो ये जो जगह है ना, ये सारी कौन रिप्लेस कर लेगा, आपका वाटर या आपका जो सीरम है वो इस एरिया को रिप्लेस करता जाएगा। फ्लूइड्स जो है ना वो आपके
इस यूरिया वाले एरिया को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जब वो इसको रिप्लेस करेंगे तो जब ओवरऑल इसकी वैल्यू लेंगे तो उसमें जो परसेंटेज वाइज यूरिया की कंसंट्रेशन है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से आपकी जो ये एक डाइल्यूशन इफेक्ट होता है, हीमोडाइल्यूशन जो है, इसकी वजह से यूरिया के लेवल्स कम आ सकते हैं जब आप ओवर हाइड्रेशन करते हैं। आई होप इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, हीमो कंसंट्रेशन और हीमो डाइल्यूशन के ऊपर, कि जब भी किसी चीज़ को डाइल्यूट कर देते हैं ना तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो फिर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट अफेक्ट कर रहा होता है प्रोटीन डाइट के ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हम इसको स्पेसिफिक टेस्ट नहीं मानते यूरिया को। ठीक है, इसीलिए इसको हम मोस्टली यूरिया के साथ क्रिएटिनिन भी करवा रहे होते हैं। ठीक है, टेस्ट कई लैब साथ में यूरिक एसिड भी करवा रही होती है। उसकी वजह ये है कि अकेला यूरिया जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो जिक्र करेंगे अपनी वीडियो में वो क्रिएटिनिन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्रिएटिनिन जो है, क्रिएटिनिन बेसिकली आपका यूरिया और क्रिएटिनिन में ये फ़र्क है, बेसिक जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि यूरिया ज़रा लेस स्पेसिफिक है देन क्रिएटिनिन, क्योंकि यूरिया प्रोटीन डाइट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्रिएटिनिन उस हद तक अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसकी भी हम स्टोरी को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इतना स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, तो यूरिया जो है डिहाइड्रेशन के केस में यूरिया जल्दी जो है वो आपका बढ़ने लग जाता है। जैसे हमने कहा कि कंसंट्रेशन इफेक्ट की वजह से यूरिया आपका जल्दी बढ़ सकता है, लेकिन क्रिएटिनिन उसमें इस तरह से शो नहीं होता। ठीक है, इसमें एक और चीज़ भी कैलकुलेट की जाती है जिसको हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं। तो उसके लिए आपने जो यूरिया, अगर आपको कहता है डॉक्टर्स के ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपने फाइंड करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है कि जो यूरिया आपके पास आएगा लैब में, यूरिया का टेस्ट करके उसको डिवाइड कर देना है 2.14 से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पे बात करूँगा और उसके साथ आपको क्रेटिनिन के ऊपर इंशाल्लाह ताला लेक्चर देंगे। यूरिया और क्रेटिनिन यूरिक एसिड के बाद हम इसको इंशाल्लाह फिज़िकल जो है वो फिज़िकल जो फ्रीक्स और जो फिटनेसेस वाले लोग होते हैं, जो जिम के लोग होते हैं मोस्टली या एथलीट्स होते हैं, उनके हवाले से बात करेंगे कि उनमें आरएफटी के उनको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोटीन डाइट होती है हाई। ठीक है, इस वजह से उनके ये लेवल्स जो है ना वो हाई आ सकते हैं। तो हम जो है उनके लिए कौन से टेस्ट प्रेफर करते हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। अगर इसमें कोई सवाल है आपका तो लाजमी पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।